बड़ा निसंकोच स्वभाव से मैं जो बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ, सरेआम बोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ। और उसी तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है। कि वाकई में नरेंद्र मोदी चौकीदार है, क्योंकि मालिक तो कोई और है। आपने संसद में, राज्यसभा के अंदर ये जबरन बिल पास करवा लिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा काम भी जबरदस्ती करता है भाई? कि वाकई में नरेंद्र मोदी चौकीदार है, क्योंकि मालिक तो कोई और है। अब मॉडल हो गया। मैं गुरदीप गुजराल, हरियाणा मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक मानवीय हस्ती लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एडवोकेट भी हैं और जो कि सोशल वर्कर भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आप आज हमारे पास आए हैं, आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, एडवोकेट भी हैं। तो आप जिनसे जैसे कानून हैं जो किसानों के जिनसे कह रहे हैं कि हित में है और किसानों को लगता है कि हमारे हित में नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने किसान के मुद्दे पर, किसान के मामले में मुझे यहाँ पर बात कहने का मंच प्रदान किया, बात करने का जो मौका दिया है। आपका सवाल है कि जो अध्यादेश केंद्र की सरकार लेकर के आई है, नरेंद्र मोदी जो लेकर के आए हैं, वो किसान के हक में है या नहीं है। देखिए, जहाँ तक अध्यादेशों का मामला है, अब ये बात मेरे ख्याल से बहुत दूर तक जा चुकी है। और मैं क्या कहूँ, आप क्या कहो, हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर बुज़ुर्ग, हिंदुस्तान का जो है एक एक नौजवान अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान चुका है कि जो 3 अध्यादेश नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। मैं नरेंद्र मोदी की इसलिए कहता हूं, सरकार का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं सरकार नाम की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर सरकार ने एक चेहरा नज़र आता है। सरकार होती थी भारतीय जनता पार्टी की, जब होती होगी, लेकिन जिस वक्त से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के परिदृश्य से गायब हो चुकी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी का अहंकार, नरेंद्र मोदी का जो नशा है, सत्ता का जो नशा है, वो सर चढ़ करके हिंदुस्तान के बोलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं कही जाती, कोई नहीं कहता। हर व्यक्ति एक ही बात कहे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और शायद कहीं ना कहीं इस सब के पीछे नरेंद्र मोदी का अहंकार है, जो 3 अध्यादेश लेकर के आया है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने, देखिए अब वही बात है, भी सत्ता में तो है, मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि भाई प्रधानमंत्री नहीं है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है। नरेंद्र मोदी को यहाँ तक लोगों ने पहुँचाया। कुछ मैं इससे हट कर के बात कहना चाहता हूँ कि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके अंदर मीडिया का एक बड़ा भारी अहम रोल रहा है। और मैं बड़ा निसंकोच स्वभाव से मैं जो बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ, सरेआम बोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ। और उसी तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी मीडिया द्वारा बनाया गया एक प्रधानमंत्री है। और अब नरेंद्र मोदी ने साबित भी किया है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले और 14 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी एक बात कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। पहली बात तो यही बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि जिस देश में जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री हैं वाजपेयी जी, उन्होंने इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, डैम बनाए, सब कुछ किया, लेकिन चौकीदार किसी ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी पहला व्यक्ति है जिसने देश के नौजवानों को चौकीदार बनाया। उस आदमी का कैरेक्टर यहाँ से आपको पता लग जाएगा। जब वो चौकीदार की बात आती है ना, मैं समझ पाया था, मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ, आपके कैमरे पर स्वीकार करता हूँ कि मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि नरेंद्र मोदी आखिर चौकीदार है तो किस हिसाब से है। देश की जनता भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अब जब ये 3 काले कानून आए हैं, 3 अध्यादेश आए हैं, अब मेरी भी समझ में आया है और हिंदुस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि वाकई में नरेंद्र मोदी चौकीदार है, क्योंकि मालिक तो कोई और है। अंबानी अडानी है, मैं इसको AA कंपनी कहता हूँ।
ये डबल ए कंपनी जो अंबानी अडानी की, मालिक तो वो हैं। नरेंद्र मोदी तो वाकई में चौकीदार है। तीनों किसान, जो 3 बिल जिनकी आपने बात करी है, चोरी से आए हैं। पहली सवाल तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप खुद दिन रात जो है फील्ड में रहते हो, सब कुछ देखते हैं, मीडिया सब चीज़ जानता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा जो है प्राणी है जो चोरी से कोई काम करता है? भला काम अगर आपको करना है तो मेरे ख्याल में रात के अंधेरे की ज़रूरत आपको नहीं होती। नरेंद्र मोदी की फितरत आप देखिए, जो भी करता है चोरी से करता है। जीएसटी लागू करता है तो रात को 12 बजे करता है, नोटबंदी करता है तो आज रात 12 बजे से होगी। और जब पूरी दुनिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान महामारी की चपेट में था, एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आ सकता, बड़ी मजे की बात है। हिंदुस्तान का कोई नागरिक, कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आ सकता। वहाँ पर उस माहौल में नरेंद्र मोदी 3 अध्यादेश लेकर के आता है। सवाल इस बात का है साहब कि अगर नरेंद्र मोदी साहब की नीयत साफ थी, नीयत में खोट नहीं था, तो ये तीनों बिल की ऐसी क्या आपातकालीन सेवाएं लागू करनी थी भाई, जो कोरोना काल में लागू कर दी? 6 महीने बाद आप रुक सकते थे। रात में जब मीडिया में खबर देख रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो सरकार है वो 1.5 साल के लिए इन बिल को होल्ड करना की इच्छुक है, 1.5 साल के लिए वो टालने के लिए तैयार है। पहला सवाल तो मेरा यही है मोदी साहब से कि साहब आप 1.5 साल का ये क्या मतलब है? 1.5 साल के लिए क्यों टालना चाहते हो? 1.5 साल के लिए अगर आपने लागू करना तो आपने कर दिया, फिर 1.5 साल का मतलब क्या रह गया? और दूसरी बात, अगर आपने 1.5 साल ये टालना था ये मामला, तो कम से कम भले मानस जून के महीने में लेकर के आने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। ये आप लेके आते, जब कोरोना काल ख़त्म हो जाता, विधिवत रूप से पार्लियामेंट चलती, संसद चलती, आप वहाँ संसद में रखते। आपने संसद में, राज्यसभा के अंदर ये जबरन बिल पास करवा लिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा काम भी ज़बरदस्ती करता है भाई? और दूसरी बात, जब किसान खुद कहता है, जिस दिन ये बिल आए थे, जून के महीने की बात है, किसान उसी दिन से इनके खिलाफ है। ये आंदोलन दिल्ली का तो अब चला है, किसानों ने कई अल्टीमेटम दिए। 10 सितंबर आपको याद होगा, कुरुक्षेत्र में ये पिपली अनाज मंडी का वाकया सबको पता होगा, किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। किसान तो तब से बैठा है, इनके खिलाफ बैठा है। और जब किसान खुलकर कह चुका कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें इसका फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आमदनी डबल नहीं करनी है, तो सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी सरकार के सामने खड़ी है कि जो तीनों बिल जबरन किसान को देना चाहती है? मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप लेना नहीं चाहते मेरे से, मैं ज़बरदस्ती कहाँ तक करूँगा भाई आपके साथ? आपकी मर्ज़ी होगी तो आप गिफ्ट लोगे ना, जब आप नहीं मर्ज़ी है तो क्यों आप में ज़बरदस्ती किस लिए? तो तीनों जो बिल हैं, और मैं अब यहाँ पर आपके कैमरे के सामने एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोगों को गलतफहमी आज भी है, पहले भी थी। हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो सोचता है कि तीनों बिल किसान का मामला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये 3 बिल किसान का मामला नहीं है। किसान तो 3 बिल लागू होने के बाद भी कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा, रोटी खाएगा, अपना काम चला लेगा। लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता है, जो आम आदमी, जो आम नागरिक है, ये तीनों बिल उस आदमी के, हर आम आदमी के खिलाफ हैं। मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको इस मामले में प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज सरकारी मंडियाँ काम कर रही हैं, मंडी में अनाज आता है, वो अनाज सरकारी गोदामों में जाता है, एफसीआई के गोदाम हैं सब, उनमें जाता है, वहाँ से सरकार इन जो है अनाज का वितरण करती है। गरीबों को मुफ्त में अनाज देती है, तभी मिलता है ना जब सरकार देता है, जब सरकार को जो है वो किसान देता है। सोचिए जब ये खेती जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, मैं किसान हूँ, आप कंपनी हैं, मेरा सीधा करार आपके साथ है, आपने मेरी फसल खरीद ली, मेरी कनक, मेरे धान खरीद लिया, आप उसको अपने मॉल में ले जाओगे, आपको भंडारण का जो है स्टोरेज का भी अधिकार प्राप्त है। आप कितनी ही कनक, कितनी ही धान, कितनी सब्जी, कितना ही फल आप स्टोर कर सकते हो। तो क्या जो ठेला रेडी वाले हैं, जो छोटा दुकानदार है, क्या उस मॉल से सब्जी खरीदेंगे? और अगर उस मॉल से सब्जी खरीदेंगे तो क्या उस दाम में देंगे जो आज आपको मिलती है? दूसरी बात, मक्के की बात मैं ताज़ा करता हूँ। मक्के का आटा आप दुकानदार पर जाइए, किसी आम दुकान पर जाइए, 40 रुपये 35 रुपये किलो आटा मिलता है। रिलायंस के मॉल में जाइए, 150 रुपये किलो आटा मिलता है। ये इसका फ़र्क किसके ऊपर पड़ने वाला है? मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ इस देश की जनता को कि तीनों जो किसान विरोधी बिल हैं, किसान विरोधी बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है,
1947 से पहले सन 1600 ईस्वी की बात मैं करता हूँ। मैंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, 10वीं तक पढ़ा है मैंने। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आई थी। व्यापार किया, धीरे धीरे उनको व्यापार में इतना मुनाफा यहाँ पर शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों का राज वहाँ से शुरू हुआ। आज उनको हमने निकालने में, अंग्रेज़ों को निकालने में 300 साल का वक्त लगा। 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने यह महसूस किया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो देश को लूट रही थी और किस तरीके से हिंदुस्तान के आम आदमी को, आम गरीब व्यक्ति को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। उसी के लिए फ्री की योजनाएं भी आई, आरक्षण की बात भी आई, सब कुछ कांग्रेस ने आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया। लेकिन आज ईस्ट इंडिया कंपनी ना सही, लेकिन ये जो डबल ए कंपनी है, अंबानी अडानी कंपनी है, ये वही प्रोसेस है, ये वही चीज़ है कि किसान की ज़मीन को हथिया लो, धन संपत्ति पर कब्जा कर लो और धीरे धीरे आज, क्योंकि वैसे तो कब्जा उनका पूरी तरह से हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे काम नहीं करते, वो अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और भी है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब BSNL एक टेलीफोन कंपनी है जहाँ से हम मोबाइल यूज़ करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि BSNL ठीक से काम नहीं कर रही, घाटे में चल रही है। और जियो की लॉन्चिंग के ऊपर प्रधानमंत्री जाते हैं मॉडलिंग करने के लिए। यार किसी दुनिया के, पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नज़र आया है क्या कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सरकारी कंपनी को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनी को लॉन्च करता है? अब मॉडल हो गया, ये काम मॉडलों का होता है, फिल्म कलाकारों का होता है, मॉडलिंग जो लोग करते हैं उनका काम होता है। प्रधानमंत्री जब मॉडल का काम करेगा, प्रधानमंत्री जब 2 कंपनियों के लिए काम करेगा, तो आप बताइए कि वो देश का प्रधानमंत्री है ना कंपनियों का प्रधानमंत्री है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, बात मेरी इतनी ही। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि पहले बाहर की कंपनियां इंडिया में आई थी और देश गुलाम हो गया था, जैसे अडानी अंबानी इस समय सब सेक्टर प्राइवेट होता जा रहा है, आपको लगता है कि देश में हमारा गुलाम हो रहा है? देश, मैंने अभी जो, अब इससे पहले मैंने कहा कि हिंदुस्तान का जो ये मामला है इस वक्त जो चल रहा है 2014 में शुरू हुआ था और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि 1947 तक, 2014 तक आने में हमें 67 साल लगे साहब। 67 साल। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज उसमें हवाई जहाज़ भी बनते हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान खुद करता है। हमें 67 साल का अरसा लगा है। लेकिन 2014 से 1947 में जाने के लिए सिर्फ 6 साल लगे, सिर्फ 6 साल। आज हम वाकई में 1947 में जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी को अगर आज भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, आप ये मान लेना, यकीन करना, आज हम 1947 के दौर में पहुंच चुके हैं। और ये जो ताज़ा जो मामला है हिंदुस्तान की, ये सिर्फ किसान का मामला नहीं है, हिंदुस्तान की संप्रभुता पर हमला है, धन संपत्ति पर हमला है। और सिर्फ किस वजह से है ये बिल वैसे तो बहुत पहले चल रहे थे, सरकार धीरे धीरे प्रोसेस में थी, लेकिन जब कोरोना काल आया सरकार ने देखा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ढह चुकी थी। एक किसान या खेती एक ऐसा काम था जिसने पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाया। और वहाँ से अंबानी अडानी जैसे लोगों की घटिया दृष्टि इस धंधे पर पड़ी, इस खेती के काम पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदुस्तान की ज़मीन को भी कब्जा कर लेंगे तो सब कुछ हमारा होगा। और आज बिल्कुल हिंदुस्तान को, ये सवाल किसान का नहीं है, मैं फिर कहता हूँ सवाल किसान का नहीं है। जो लोग इस गलतफहमी में हैं, आज सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े ही बचे हैं लेकिन जो कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सवाल किसान का नहीं है, सवाल तो हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी का है। आज हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा चुका है। उसकी वजह है आपकी एयर इंडिया बिक चुकी है, एयरलाइंस बिक चुकी हैं, रेलवे बिक चुकी हैं। रोना आता है देख करके। मेरे पास अभी भी एक वीडियो है, अगर आप चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि जिस रेलवे पर लिखा जाता था कि उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, भारतीय रेल, उस पर अडानी रेल लिखा हुआ है। अभी मेरे पास किसी ने भाई ने भेजा, क्योंकि लोग भेजते रहते हैं, उनको पता है अभी बोल लेगा तो ये देख रहा था उसको। तो इस तरीके से आज मतलब हिंदुस्तान की पूरी संपत्ति को, चाहे BSNL है यार, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यापारी है जो घाटे में चलती हुई चीज़ को खरीदना चाहेगा? अगर BSNL घाटे में है, एयर इंडिया घाटे में है, LIC घाटे में है, बड़े बड़े कारखाने घाटे में हैं, तो अंबानी अडानी क्यों खरीदेंगे उनको भाई? वो तो उद्योगपति पहले से ही हैं।
वो क्यों घाटे का काम करेंगे? बड़ी जाहिर सी बात है, सरकार जानबूझ करके ये घाटे दिखाती है और सारी संपत्ति उनको बेच रही है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। और मुझे कहने में कोई ताज्जुब नहीं होता, मैं हैरान होता हूँ ये देख करके, एक व्यक्ति जो भारत माँ का नारा लगाता है, भारत माता की जय बोलता है, वो आदमी भारत शब्द से जुड़े तमाम संस्थान बेच रहा है। लानत है ऐसे व्यक्ति के ऊपर यार, जो भारत माता की जय बोलता है और भारतीय रेल को बेच देता है जहाँ भारत शब्द लगा हुआ है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेच देता है जिसके ऊपर हिंदुस्तान शब्द लगा हुआ है, वो भारत माता की जय बोलता है। LIC को बेच देता है जहाँ पर इंडिया शब्द लगा हुआ है, भारत शब्द लगा हुआ है। कमाल है। भारत माता की जय बोलकर पूरे हिंदुस्तान को, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मोदी साहब में कोई ऐसी कुंठित सोच ये रही होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। मैं इस कद का व्यक्ति नहीं हूँ कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूँ कि शायद भारत शब्द से उनको कहीं ना कहीं कोई चोट लगी है बचपन में, और जिसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान आज भुगत रहा है। कि आप देखिए बिका क्या है, क्या बिका है। जिस भी संस्थान के सामने भारत शब्द लिखा हुआ था, हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था, इंडिया शब्द लिखा था, वो सब कुछ बिक गया। अब सिर्फ भारतीय किसान बचा हुआ है, उस भारत के किसान को भी मिटाने की गहरी साजिश है, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। किसान अब उठेगा तो है नहीं भैया, उठेगा तो मोदी को उठा के उठेगा, ये मेरी गारंटी है। सर, ये 26 जनवरी को जो परेड होनी है, जिसमें हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, ये कह रहे हैं कि हमने परेड करनी है रैली से दिल्ली के अंदर, और शांतिपूर्ण ढंग से करनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कल कि जो प्रशासन ही जो व्यवस्था बनाएगा शांतिपूर्वक बनाए, कि जिस हिसाब से परेड भी हो जाए और काम भी हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं एडवोकेट हूँ, वकालत मेरा प्रोफेशन है, और मैं जुडिशरी के खिलाफ कोई शब्द बोल नहीं सकता, मेरी नैतिक मजबूरी है। मैं बोलूँगा तो शायद मेरे ऊपर कुछ और ना मामला हो तो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी ने थोड़ा विश्वास खोया है लोगों का। अब ये जो 4 मेंबरी कमेटी की बात थी, जब सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाने की बात करती है, कानून को होल्ड करने की बात करती है, जिस दिन कानून होल्ड करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, हमारा भी सारा हौसला बढ़ा था कि चलो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है, और सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। संवैधानिक पीठ सबसे ऊंची वो हिंदुस्तान में है। हमारा विश्वास जगा था कि अब इन कानून को होल्ड करने की बात है, कोई ना कोई अच्छा परिणाम सामने आएगा। लेकिन जब वो कमेटी सामने आई, जिसके 4 सदस्य जो बनाए गए थे, उनमें किसानों का विश्वास भी डोल गया, हिंदुस्तान के आम आदमी का विश्वास भी डोल गया कि आपने वो 4 जो नाम लिए हैं वो कहाँ से लिए, किसने दिए, या तो वो सरकार ने दिए हैं। अगर वो 4 नाम सरकार ने दिए हैं तो वो सरकार की कमेटी बन गई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट खुद लिए हैं तो वो नाम कहाँ से आए? होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट 4 की बजाय बेशक 10 आदमी की कमेटी बनाता, उसमें 4 आदमी सरकार के होते, 4 आदमी जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग किसान धरने पर बैठे हैं 4 आदमी उनसे लेते, और 4 आदमी कहीं ना कहीं आप अपोजिशन के लेते, एक 10-12 आदमी की कमेटी बनती, आप वो बात करते, उनमें बात होती, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास या आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर जमता। अब जो ताज़ा मामला आया है, देखिए इस देश में आंदोलन करने का हक सबको है। आंदोलन अंग्रेज़ों के शासन में भी हुए हैं, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अंग्रेज़ों से जालिम और जबर सरकार किसी की आई नहीं है, तब भी आंदोलन होते थे, बहुत से आंदोलन हुए, आज भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा, कम से कम एक निर्णय अब अच्छा किया जिसका मैं सम्मान करूंगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस जाने। अब दोनों में अब अजीब एक फिक्सिंग सी चल रही साहब, एक अलग मैच सा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहते दिल्ली पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सवाल ये कि दिल्ली पुलिस डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अमित शाह जैसे व्यक्ति के अंडर आती है, जो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कद है, बड़े बड़ों को धाराशाही कर देता है शाह जी तो, और जो बड़े शाह जी हैं मोदी साहब, ये तो उससे भी बड़े बड़ों को धाराशाही कर देते हैं। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट इनके अंडर आती है, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की? अगर इतना जिगरा है भाई, 56 इंच की छाती है नरेंद्र मोदी साहब, तो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे दो ना कि किसानों को अंदर नहीं आने देना, फिर नज़ारा देख लेना। दिया था 26 नवंबर को हरियाणा की सरकार ने, सब सरकारों ने जोर लगा लिया था, अब किसान दिल्ली नहीं जाएगा। किसान तो भाई धरती पाड़ के फिर भी गए दिल्ली में, बड़े पहली बार। देखिए वैसे तो मोदी साहब कहते हैं कि पहले हर चीज़ पहली बार हुई है, तो ये भी पहली बार हुआ है कि लोग जाम लगाते थे, प्रशासन जाम खुलवाता था, लोग सड़कें खोदते थे, प्रशासन सड़कें भरता था। अब ये भी हिंदुस्तान की
इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि किसान दिल्ली जाना चाहता है। दिल्ली मेरी राजधानी है भाई, मेरा जाने का हक बनता है। मैं दिल्ली नहीं जा सकता क्या? आप दिल्ली नहीं जा सकते। किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता भाई? वो दिल्ली जाना चाहता है। उसने कोई आंदोलन की बात नहीं कही थी। किसान ने कहा था कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री के सामने करेंगे। तो जाने दो दिल्ली। ये भी पहली बार हुआ कि जो है सरकार के नुमाइंदे सड़कें खोद रहे हैं। बड़ी 6-6 फुट सड़कें नीचे खोद दी, 60-60 फुट का टुकड़ा पाट दिया गया, पेड़ काट दिए गए, पत्थर सड़कों पर डाल दिए गए, डंपर खड़े कर दिए गए और किसान रास्ता खुलवा रहा है। ये पहली बार हुआ है। ये भी तो नए से नए रिकॉर्ड ये बनते जा रहे हैं। लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? जहाँ तक 26 तारीख का मामला है, किसानों की बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने पहले कहा है। और किसान ने अब तक 2 महीने से करीब 2 महीने का आंदोलन होने जा रहा है। 26 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। इन 2 महीनों में किसी भी किसान ने कोई भी गलत घटना दिल्ली में नहीं की है। दिल्ली की जनता किसान की प्रशंसा करती है, दिल्ली के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उन्हें खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बता देते हैं, कभी माओवादी बता देते हैं, कभी पंजाब और हरियाणा का बता देते हैं। जितने भी पैतरे थे नरेंद्र मोदी साहब ने आजमा लिए और ये आखिरी पैतरा जो उनका था। अब मैं तो देखो यहाँ यही कहूँगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी साहब को चाहिए तो यही था कि 56 इंच की छाती दिखाते और दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे देते कि भैया किसान को अब परेड करने नहीं देनी। लेकिन मैं भी जानता हूँ और ये हिंदुस्तान जान चुका, 56 की कहाँ भाई, 5 या ऊपर से 6 गायब है, या नीचे से 6 गायब है, या ऊपर से 5 गायब है। ये छाती का हिस्सा बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देने की बजाय, मतलब कमाल है यार। सरकार आप चलाते हो, दबंग आदमी है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, चीन के छक्के छुड़ा दिए, अमेरिका को धूल चटा दी। वो आदमी अपने देश के किसानों से बातें नहीं कर सकता। बड़ी अजीब सा माहौल देखता हूँ साहब। और सबसे बड़ी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इससे छोटी सोच, इससे निम्न सोच किसी व्यक्ति की देखी नहीं है। आप जब आपकी गाड़ी के सामने कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाता है, आप उसको गोद में उठा करके कहते हो कि ये भी जीव है। मुझे वो सीन याद है मोदी साहब का, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक कुत्ते के पिल्ले गाड़ी के आए तो आगे से उठे बोले ये भी जीव है। जो 70 किसान शहादत दे चुके हैं वो जीव नहीं है। मान लिया आपका उनसे विरोध है, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप एक ट्वीट, अंबानी के घर पोता पैदा होगा तो नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल बधाई देने के लिए जाएगा, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है क्या? अंबानी के पोते की जो पार्टी शार्टी होगी वहाँ जाके बीजेपी के नेता मौज उड़ाएंगे, दावतें खाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है क्या? लेकिन 70 किसान शहादत देंगे, शहादत हमारे लिए है। लेकिन मेरा दूसरी तरफ ये कहना है कि 70 किसानों का कत्ल भारतीय जनता पार्टी करेगी। 70 किसानों का कत्ल अगर नरेंद्र मोदी करेगा तो उनके ऊपर कोई ट्वीट नहीं करेगा। ये तो सर एक बार मैं टोक रहा हूँ आपकी, जो 70 किसान जो उनसे हमारे शहादत पा चुके हैं, मोदी जी तो एक बार भी उनसे मिलने तक भी नहीं गए, किसी के कोई ट्वीट भी नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। तो इसके बारे में जब अब किसान भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और मोदी जी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या निकले निष्कर्ष? निष्कर्ष तो साहब मैंने पहले आपको बताया है। किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान हिंदुस्तान के नौजवान की लड़ाई लड़ रहा है, किसान आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। किसान वो लड़ाई लड़ रहा है जो आज़ादी के आंदोलन में किसान ने लड़ी थी। आज़ादी अगर कहीं से चली थी ना, आप देखिए साहब, जो क्रांतिकारी लोग थे, ज़्यादातर क्रांतिकारी और ज़्यादातर जिन लोगों ने, जो क्रांतिकारी भी नहीं थे, दूसरी पार्टियों में रह करके, किसी भी दल में रह करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो उनमें से 90% लोग किसान परिवार से आते थे। मैं सीधे तौर पर कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई भी किसान ने लड़ी थी और आज हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। ये लड़ाई किसान अकेले की नहीं है, हिंदुस्तान का भविष्य की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। और किसान ने जब ठान लिया ना साहब, उठा ना, जितना मर्जी जोर नरेंद्र मोदी लगा चुका। 2 महीने तो हो गए भाई पे, कभी कुछ बोल दिया, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी माओवादी बोला, कभी पंजाब का किसान बोल दिया। अजीब सी वारदात करते हैं। कहते पंजाब का किसान है तो पंजाब का किसान का मानस नहीं है कि इंडिया में नहीं आता, वो भारत में नहीं आता, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। लानत ऐसी सोच के ऊपर। मतलब पंजाब का किसान आपके लिए पाकिस्तानी हो गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। अब मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत और पूरी यूपी का पूरा किसान बैठा है, वो कौन से स्थान का है भाई? वो तो वहाँ तो आपकी सरकार है। हरियाणा का किसान ने सड़कों पर लंगर लगाए हैं, हरियाणा का किसान दिल्ली में डट कर बैठा है, वहाँ तो आपकी सरकार है। बिहार का किसान दिल्ली में बैठा है, वहाँ तो आपकी सरकार है। तो
ये सारी चीज़ें, सारे नौटंकी नरेंद्र मोदी कर चुका है, फेल हो चुका है, उपवास और उपहास भी करके जा चुके हैं, हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित तौर पर किसान जीत करके आएगा। इसलिए नहीं कि किसान लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि इसलिए लड़ रहा है, किसान हिंदुस्तान की आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, किसान हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर अब किसान आएगा तो जीत करके आएगा। और दावा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को भाई घुटनों के बल आना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री साहब तो भाग गए। जब मुख्यमंत्री साहब रैली करने से भाग गए तो भैया ये भी आप याद रखना कि एक दिन प्रधानमंत्री भी ऐसे ही भागेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी एक बड़ा दुखद विषय है कि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा जब खट्टर साहब को वहाँ से निकाल दिया गया, वापस कर दिया गया, तो अच्छा नहीं लगा मुझे भी राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे। लेकिन अति और हद, बुजुर्गों ने कहा है कि अंत हर चीज़ का बुरा होता है, और ये अब पराकाष्ठा पर है इनका शासन। निश्चित तौर पर अभिमान का सर झुकेगा और मोदी साहब को नीचे आना पड़ेगा और किसान की बात माननी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। सर, आपने हरियाणा की बात करी है, जो हरियाणा में इस समय बीजेपी सरकार है और इनका जेजेपी के साथ गठबंधन है, आपको क्या लगता है कि इस समय जो इस सरकार के ऊपर खतरे के बाल मंडा रहे हैं, चल पाएगी सरकार इस टाइम तक पूरी? देखिए साहब, सरकार तो जिस दिन बनी थी ना उसी दिन गिर गई थी। आप मोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिल करके सरकार बना रहे थे, और दूसरी तरफ इसी सरकार के विधायक, सरकार के इसलिए कहूँगा क्योंकि जेजेपी के विधायक हैं पंडित राम कुमार गौतम जी, वो सरकार को गालियाँ दे रहे थे। ऐसा कभी देखने में आया है कि जो सरकार ओथ ले रही है उसी के विधायक उसको गालियाँ दे रहे हैं? तो सरकार तो नैतिक रूप से उसी दिन गिर गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार नहीं है, हरियाणा में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, ब्लैकमेलर्स का एक ग्रुप है। और ब्लैकमेलर इसलिए कि दुष्यंत चौटाला को आप उठाइए, 10 विधायक लेकर के आए हैं। पहली बात तो 10 उसके है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। वो इधर उधर से इकट्ठे हुए थे, जा करके उनको, वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते। कुछ विधायक ऐसे हैं, देवेंद्र बबली है, मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, कांग्रेस में था मेरे साथ, कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता, वो बिल्कुल जीतता। राम कुमार गौतम है, उसको जेजेपी से टिकट ना मिलता, वो 100% जीतता। वो उसकी धौंस क्यों सहेंगे? लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जेजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे। दुष्यंत चौटाला जो व्यक्ति बुजुर्गों के पाँव को हाथ लगा करके, बुजुर्ग माता, आज भी उसके वीडियो पड़े हैं मेरे पास हैं, उनको पाँव का लगा कहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार छोड़ करके आऊँगा, उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने बाप को जेल से बाहर निकालने के लिए गुप्त समझौता कर लिया। उस समझौते के तहत जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिन रात पानी पी करके कोसता था, जो दिन रात भद्दी भद्दी गालियाँ उनको देता था, चुनाव जीतते ही अमित शाह की कोठी पर जा करके बैठ जाता है। इसी वजह से जो जेजेपी के जो विधायक जीत करके आए वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ थे। और एक बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बिल्कुल आप इसको जितना करें तो कर सकते हैं। रणजीत चौटाला जी हैं, आज़ाद चुनाव जीत करके आए हैं, सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, बिजली मंत्री। कल उनका पंजाब केसरी में बयान मैंने पढ़ा है, पंजाब केसरी अखबार है, उसमें मैंने उनका बयान पढ़ा। वो कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए आज, तो सरकार के 15% एमएलए भी जीत कर नहीं आ सकते। 15% मतलब 7.5, कि 7.5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जीत नहीं सकते। तो सरकार तो नैतिक रूप से गिर चुकी है रणजीत चौटाला के बयान से ही। मेरे कहने की, आपके कहने किसी और की बात ही नहीं है। चरित्र जो इनका था, सरकार बनते ही गिर गया था। आज जो मामला है, आज सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स है जो इनको बचाता है। अगर सरकार को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि ठीक है भाई खट्टर साहब आप हो मुखिया या भारतीय जनता पार्टी के नाम पे छोड़ दो, तो भाई 4 विधायक नहीं बचेंगे। जबरन, मैं ये कहूँगा कि जबरन ब्लैकमेल करके दुष्यंत चौटाला को, जबरन ब्लैकमेल करके दूसरे विधायकों को सरकार चला जा रही है। सरकार नहीं है। 1% भी अगर कहीं मौका लग गया ना भाई, 1% भी मौका लग गया, ये तो एकदम सारे गायब पावेंगे। और भारतीय जनता पार्टी साहब तो देखती रहेगी। मैं और बताऊँ, जेजेपी के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भागेंगे नहीं पता। आज अगर थोड़ी सी खुली छूट दे दो, भारतीय जनता पार्टी के 40 एमएलए हैं ना, 40 मतलब 10-15 तो वहीं गायब पड़े हैं, क्योंकि लोग उनको घुसने नहीं दे रहे। किसान आंदोलन के चक्कर में वो गांव में नहीं जा सकते, वो पीछा छुड़ाने को घूम रहे हैं, वो रिजाइन करना चाहते हैं, खट्टर साहब रिजाइन नहीं करने दे रहे। ये भी बड़ी मजे की चीज़ है कि विधायक
क्योंकि किसानों ने जो दबाव बनाया है, मेरे पास बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से खबरें आई हैं, बिल्कुल कन्फर्म खबरें हैं ये, कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक इस्तीफा देने को घूम रहे हैं। जैसे अभय चौटाला ने भेज दिया, 10 विधायक 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा देने को घूम रहे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा, क्योंकि स्पीकर तो उनका है ना भाई, तो इस्तीफा तो उसने लेना है, तो वो इस्तीफा नहीं पकड़ता उनका। तो जिस सरकार के खुद के 10-15 विधायक भागने को तैयार बैठे हैं, वो सरकार थोड़ी है। तो मजबूरी की सरकार है, जनता झेल रही है, झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक मामला ऐसा बन गया इस वक्त। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, किसी भी वक्त जा सकती है, किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि अपने ही आदमी के साथ नहीं है। सर, जो अभय चौटाला जी हैं, इनके इस्तीफे से कुछ फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? अभय चौटाला का तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैच फिक्सिंग कर रहा है भाई वो तो। अभय चौटाला का इस्तीफा नौटंकी है। ये इस्तीफा तो मतलब ये तो कमाल की बात है। ये सरकारी अजीब सी मतलब अजीब मामले सरकार में आ रहे हैं। एक इनका सांसद है सन्नी देओल, कभी देखा है कि मतलब सांसद भी अपना उत्तराधिकारी दे के चला जाए? वो पंजाब से सांसद बनता है भाई, और एक आदमी को चिट्ठी दे दी, मैं सन्नी देओल इसको फलाने को नॉमिनेट करता हूं कि मेरा काम ये देखेगा। मतलब एक सांसद दूसरे को नॉमिनेट करता है, पहली बार हुआ है। दूसरा जो आपका ये मामला हरियाणा का है, यहाँ मामला बड़ा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभय चौटाला ने रिजाइन दिया, उसने बड़े शान से दिया, लेकिन उसमें यह कहने की ज़रूरत क्या है कि भाई 26 जनवरी तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरा इस्तीफा मान लिया जाए। यार 26 तक क्यों? तू फिर 26 ने दे लिया ना, आगे तेरे कल्ले के इस्तीफे तक नरेंद्र मोदी डर जाएगा। उसके 10 MLA 15 MLA भागने को बैठे हैं, उसके 100 MP कम से कम। आज एक बात मुझे याद आई है बीच में करते करते कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस टाइम नरेंद्र मोदी के अधीन काम कर रही है, वो बंधक सरकार है। नरेंद्र मोदी ने बंधक बनाया हुआ है अपने सांसदों को। कम से कम 200 सांसद, 300 में से 200 सांसद इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन उनको बंधक बनाया हुआ है, वो इस्तीफा नहीं दे सकते। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी के कम से कम 10-15 विधायक इस्तीफा देना चाहते हैं, उनको मोदी इस्तीफा नहीं देना देते। तो अभय चौटाला के इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, एक फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने की बात कही थी। अगर अभय चौटाला इस्तीफा दे देता है, उसका बेनिफिट तो सरकार को जाएगा। एक विधायक कम हो जाएगा तो सरकार के पक्ष में गया फैसला। वो तो अभय चौटाला को चाहिए था इस्तीफा ना देते इस वक्त में। अगर देना था तो सीधा दे दे भाई, फिर कंडीशन किस बात की? कंडीशन किस बात की? इस्तीफे में कंडीशन होती है क्या? इस्तीफा देगा कि मुझे भाई अब ये आदमी पसंद नहीं है और मैं आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा। मैं इस्तीफा क्या देता हूं? अगर मुझे ये आदमी पसंद नहीं है भाई, अगर ये थोड़ा सा मेरे से प्यार से बात करेगा तो मैं इससे आगे बात जारी रखूंगा। ये इस्तीफा नहीं हुआ करता। इस्तीफा देना है तो मैं आज इस वक्त अभय सिंह चौटाला, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए, और या फिर आप 26 को आगे दे दीजिए। एक अजीब सा माहौल है, एक नौटंकी सी है, और कुछ नहीं लगता मुझे। और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये सरकार के पक्ष में जाता है मामला। या तो आप सामूहिक रूप से आइए, ले आना 5-10 आना और गेले फाड़ गए, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा इस मामले में नहीं है। और ये सरकार ठीक है, चल रही है, मजबूरी है भैया, धक्काशाही का ज़माना है, देखते हैं कब तक करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना खट्टर, ना खप्पर, ना खच्चर को ढूंढे नहीं मिलेगा, ये गारंटी की बात है। धन्यवाद जी।